वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही जो कंपनियों के लिए बनाए जाते हैं एक पार्ट है। पहले हम लोगों ने दो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखा है। पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है बैलेंस शीट, या उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। उन दोनों को बताने के बाद ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया जाता है। इसलिए बताया जाता है कि इसके लिए जो डेटा, इसके प्रिपरेशन के लिए जो डेटा हमको मिलते हैं, या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से मिलते हैं या बैलेंस शीट से मिलते हैं या दोनों से मिलते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। Cash flow statement is a statement prepared as per requirements of Accounting Standard 3 and shows flow of cash and cash equivalent during a specified period. Clear है? कैश फ्लो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया जाता है और जो ये दिखाता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में कैश और कैश का इक्विवेलेंट का फ्लो कैसे होता है। अब होता है तो वैक्यूम में तो नहीं होगा, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का फ्लो होगा। जैसे फ्लो शब्द एक्चुअली स्ट्रीम या कैनल या रिवर से लिया गया है। फ्लो में का क्या मतलब होता है? बहाव। बहाव मतलब कोई चीज़ एक जगह से आती है दूसरी जगह चली जाती है, वो स्थिर नहीं रहती है। नदी का पानी बहते हुए आप लोगों ने जरूर देखा होगा, रिवर का या कैनल का या स्ट्रीम का। क्या होता है उसमें? एक तरफ से पानी आता है फिर दूसरी तरफ चला जाता है, वो स्थिर नहीं रहता। उसी तरह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता है और फिर चला जाता है। तो एक निश्चित पीरियड में कैश का जो आना जाना है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया जाता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली हमारे देश की एक सबसे अकाउंटिंग की क्षेत्र की सब इम्पोर्टेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसके द्वारा टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं जो अकाउंटिंग या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंटेशन के लिए या अकाउंटिंग के नॉर्म्स को गाइड करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए टाइम टू टाइम रूल्स और रेगुलेशंस या गाइडलाइंस देते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और इनको अपनाना विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी भी होता है और वॉलंटरी भी होता है, ऑब्लिगेटरी भी होता है और वॉलंटरी भी होता है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपनियों के लिए, ओपीसी कंपनी छोड़ करके बाकी सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी है। सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं बनाया जा सकता है, दैट पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा ये नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन कंपनियों के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बिल्कुल आवश्यक है।
अब इसमें एक चीज़ हम लोगों ने और भी बात की है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश एंड कैश की तरह की चीज़ है। अब कैश और कैश की तरह की चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैश इन हैंड है, हमारे हाथ में जो नगद आता है उसको कैश इन हैंड कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक में जो हम लोगों ने पैसे जमा किए हैं करंट अकाउंट में, जिनको जब चाहेंगे हम निकाल सकते हैं, तो वो भी कैश इक्विवेलेंट है। एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा डिपॉजिट्स जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम की है। यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब हम लोग पहले जो 11th में देखा है हम लोगों ने, या पहले पढ़ा है कि हमने ही बताया है आपको कि शॉर्ट टर्म का मतलब ऐसा शॉर्ट टर्म एसेट्स का मतलब या लायबिलिटी का मतलब ऐसा एसेट्स होता है जिनको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के परिप्रेक्ष्य में, इसके संदर्भ में, ये जो पीरियड है वो 1 साल का नहीं है बल्कि 3 महीने का है। उसी को हम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स भी कहेंगे या इन्वेस्टमेंट्स भी कहेंगे। इसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शेयर या डिबेंचर में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं और वो कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है, मैक्सिमम 3 महीने या बीच में कभी भी, तो उसको भी हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स के अंतर्गत रखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से कम की है, उसको भी हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स में रखते हैं। कैश तो आप समझते ही हैं, नकद। सचमुच नकद किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है या किसी के पास है। इसके बाद आता है चेक्स ड्राफ्ट्स इन हैंड। हमारे हाथ में जो चेक्स है या ड्राफ्ट्स है, एज गुड एज कैश है, बैंक में जमा होंगे, पैसे हमको मिलेंगे। तो इसके लिए भी अब एक सेपरेट अकाउंट रखा जाने लगा है। पहले इसको कैश इन हैंड में ही दिखाया जाता था, तो इसके लिए अलग हम लोग अकाउंट हेडिंग का ऑपरेशन नहीं करते थे। अब अलग ऑपरेशन किया जा रहा है, इसलिए इसको भी जान लेना आवश्यक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, इसका लॉजिक भी है। ऐसे तो आप मानेंगे नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा, आपको जानना भी चाहिए। पहली बात, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं, इससे क्या होता है हमारा, अभी हमने आपको बताया है, वो कैश इक्विवेलेंट है। तो आपके पास रहे या बैंक में पैसा रहे, वो कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चूँकि एक ही हेडिंग के अंतर्गत हम ट्रीट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं की जाती है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द बिजनेस से अगर बैंक से अगर बिजनेस के लिए कैश निकाला जाता है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्यों नहीं लिखते हैं, ये भी एक कैश इक्विवेलेंट है। परचेजेज एंड सेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक करंट इन्वेस्टमेंट। हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज करते हैं, तब भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखे जाते हैं। क्यों नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए कि ये भी एक कैश इक्विवेलेंट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स। यहाँ तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं।
उसमें उधार की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो कोई भी अगर उधार ट्रांजैक्शन है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करते। Many more to be discussed while discussing format and illustrations of cash flow statement। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखी जाती है, उनकी चर्चा हम फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो अभी मैंने बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाया जाता है। तो जब फॉर्मेट की चर्चा करेंगे या उसके बाद भी कुछ बच जाएंगे जो कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी, उनको हम इलस्ट्रेशंस जो बनाएंगे उसके साथ करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये प्रिस्क्राइब है कि इसको इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाया जाएगा, इसको इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन यहाँ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट अब कैसे बनाते हैं ये हम वो जानेंगे। उसके पहले मैंने बात की थी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार जो फॉर्मेट बनाते हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का रिक्वायरमेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश फ्लो होता है उसको हम 3 भागों में बांटकर अलग अलग दिखाएंगे। वे कौन कौन से भाग होंगे? पहली भाग तो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो मैंने यहाँ लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा भाग होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा भाग होगा यहाँ मैंने दिखाया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा भाग होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन 3 भागों में अलग अलग करके ही हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं इसका भी कारण है। इसका कारण ये है, इसका लॉजिक ये है कि अगर हमारे ऑपरेशन से पैसा आ रहा है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है, वो अपने एक्सपेंशन का काम, अपने जो भावी प्रोस्पेक्ट है उसको एक्सप्लॉइट करने का काम, उसको उसमें इन्वेस्ट करने का काम आसानी से कर सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट से कैश का इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस में प्रॉफिटेबल ऑप्शन बहुत कम है, इसीलिए बाहर इन्वेस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बाध्य है। उसी तरह अगर फाइनेंसिंग से ही पैसा बार बार आपको रेज करना पड़ता है, इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो इसका मतलब है कि बिजनेस में अपनी इतनी आमदनी नहीं है, या उस फंड को इस तरह वो मैनेज नहीं कर रहा है कि अपने फाइनेंसिंग के लिए भी उसको पैसा रह सके, और उसको बार बार बाहर से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो एनालिटिकल कैश का एनालिटिकल स्टडी के लिए कि कैश का उपयोग इफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम 3 भागों में बांट करके दिखाते हैं। अब हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं और एक एक आइटम की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। इनडायरेक्ट मेथड मैंने लिखा, इसलिए कि इनडायरेक्ट मेथड में बताया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लिखते हैं सबसे ऊपर हेडिंग में फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडिंग, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एज ऑन या एज एट, तो यहाँ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो नहीं लिखे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसके 5 कॉलम होते हैं, पहला सीरियल नंबर का, दूसरा पार्टिकुलर्स का, तीसरा डिटेल्स का, चौथा अमाउंट का। डिटेल्स में जो हमारा सब हेडिंग है
या जो पर्टिकुलर कोई आइटम है उसके अमाउंट को लेंगे, फिर हम लोग अमाउंट में जो अमाउंट में पुट करने वाले आइटम होंगे उनको रखेंगे। इनको बल्कि हम यहीं रखें तो ज़्यादा सही है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को भी हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे पार्ट O1, ऊपर लिखने से ज़्यादा अच्छा। यहाँ पार्ट 1 यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अगर दो पार्ट में हम समझें तो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इनडायरेक्ट मेथड से जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे लिए जो पुराने दो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी के, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उनसे ही, उनके द्वारा ही हमको डेटा मिलता है। तो हम क्या लेकर के चलते हैं? सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को लेकर के चलते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट में भी हमको एज इट इज नेट प्रॉफिट जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है उसको नहीं पुट करते हैं, उसको भी एडजस्ट करके हमको लिखना पड़ता है। और उसके लिए स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन उसमें एडिशन कर, उसमें टैक्स के लिए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए एक वर्किंग नोट हम अलग से बनाते हैं। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के दैट फॉर्मेट के अंदर नहीं आ सकता है उतना आइटम। अगर लिखेंगे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन लेंथी होगा, तो उसको एक वर्किंग नोट में हम लोग बना लेते हैं। और वर्किंग नोट कैसे बनता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वर्किंग नोट बना करके देख लेते हैं। हमको क्या चाहिए था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वर्किंग नोट 1 मैंने लिखा है, वहाँ रेफरेंस 1 का दे देंगे। इसमें एक फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा। पार्टिकुलर्स होता है और अमाउंट होता है। इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, इस साल का जो नेट प्रॉफिट है, पीएल अकाउंट दिया हुआ है तो वो जो इस साल का प्रॉफिट है उसमें दिखाया गया होगा। अगर बैलेंस शीट हमारे पास है तो पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करते हैं तो हमको इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाता है। अब इसमें हमको टैक्स का एडजस्टमेंट करना है और इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कुछ ऐसे आइटम को भी एडजस्ट करना है जो टैक्स से संबंधित है, रिजर्व से संबंधित। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। प्लस लिखा हुआ है यहाँ, ऐड कर लिख सकते हैं। ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, किसी तरह का रिजर्व्स अगर हम क्रिएट करते हैं आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कंपनी के किसी तरह का भी रिजर्व हो जिसमें रिजर्व शब्द लिखा हो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है? फिर प्रपोज डिविडेंड्स फॉर करंट ईयर, इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है, चूँकि हमको लिखना है नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो टैक्स हम तब देते हैं जब इंटरेस्ट वगैरह दे लेते हैं, जो डिविडेंड वगैरह
नेट प्रॉफिट हमारा कब निकलता है? नेट प्रॉफिट हमारा सारे जितने खर्च हैं, टैक्स के खर्च, दैट डिविडेंड के खर्च, एक्चुअली ये सारे एडजस्ट करने के बाद ही हमको नेट प्रॉफिट आता है, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के खर्च या दैट इनकम, इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद हम, लेकिन हमको तो नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चूँकि हमको ऑपरेशन का प्रॉफिट निकालना है, नॉन ऑपरेशन से संबंधित जो आइटम है उनको एक्सक्लूड करना है। नॉन ऑपरेशन से संबंधित जो आइटम है उनको एक्सक्लूड करना है, उनको हटाना है यहाँ से। इस आइटम को का कैलकुलेशन करने के लिए तो हमने तो वहाँ पीएल अकाउंट में ये था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। चूँकि हमारे प्रॉफिट को घटा रहा था तो हम इसको प्लस करेंगे। इस तरह जितने आइटम हैं जो प्लस हुए हैं, ऐड हुए हैं, वो हमारे प्रॉफिट को घटा रहे थे, तो इनको ऐड कर देंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं याद रखने की बात है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सपेंसेज शोन इन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो एक्सपेंसेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस के रूप में दिखाया गया है तो उसको ऐड करेंगे यहाँ। फिर रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स का अगर हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है और उसका रिफंड मिला है तो वो हमारे ऑपरेशन का इनकम नहीं है, तो उसको माइनस कर लेंगे प्रॉफिट में से। उसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इनकम शोन इन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम शोन इन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर इनकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के संदर्भ में दिखाया गया है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का वो इनकम है तो उसको यहाँ माइनस कर लेते हैं। फिर हमको मिलता है जो अमाउंट, उसको ऐड कर लेंगे। ये दोनों माइनस आइटम को ऐड कर लेंगे, ये सारे प्लस आइटम को ऐड कर लेंगे। फिर इस प्लस आइटम में से इस माइनस आइटम को हटाएंगे, फिर एक अमाउंट मिलेगा। ये हमारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो हमको कैलकुलेट यहाँ करना था। अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पर आ जाते हैं। मुख्य टॉपिक हमारा ये मिल गया। अब इसका अमाउंट हम यहाँ डिटेल्स कॉलम में लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम ऐड करेंगे या प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, जितने हमारे जो वहाँ हमने पीएल अकाउंट में जो लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में लिया है, उसको छोड़ करके बाकी जितने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं या नॉन कैश एक्सपेंसेज हैं, उन सबको हम लोग यहाँ प्लस करते हैं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट को घटा रहे होंगे, वही लेकर के हम चल रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं डिप्रिसिएशन को। डिप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश आइटम है, हम जानते हैं। इसी तरह गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग, एमोर्टाइज जैसे टेंजिबल एसेट पर फिक्स डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है, उसी तरह एक रिडक्शन है टेंजिबल एसेट में के यूज़ के लिए। उसी तरह जब गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग या दैट और अदर नो हाउ को एमोर्टाइज किया जाता है, के वैल्यू में रिडक्शन किया जाता है, तो उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं।
तो उसको भी हम लोग यहाँ प्लस करेंगे। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इनमें से कोई भी राइट ऑफ अगर किया जाता है तो उनको लेते हैं, प्लस करते हैं। इंटरेस्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट जो है वो ये ऊपर यहाँ तक जितने भी हैं 3 नंबर तक, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। यहाँ ये कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ इसको इसलिए प्लस करते हैं कि इसको हमको दिखाना है कहाँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। इंटरेस्ट एंड बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों, एंड डिवेंचर, इसको भी हमको यहाँ से प्लस करना है। प्लस इसलिए करते हैं कि इसको हम दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी हम यहाँ दैट प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हैं, इसको भी हम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे, ऑब्लिक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। फिर हम लोग माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, उनको हम लोग यहाँ दिखाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या है, इंटरेस्ट इनकम, ये तो डायरेक्ट इनकम नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेशन का इनकम नहीं है, तो इसको हम माइनस करेंगे। डिविडेंड इनकम, ये भी ऑपरेशन का नहीं है। रेंट इनकम, ये भी ऑपरेशन का नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, ये भी ऑपरेशन का नहीं है, तो इसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट और डिविडेंड आइटम्स है अगर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है, ये तो नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के लिए है। अगर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है तो उसके लिए ये ऑपरेशन का, मेन ऑपरेशन का इनकम होगा। वैसी स्थिति में इसको यहाँ ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर है। उसी तरह रेंट इनकम, अगर कोई रियल एस्टेट है तो रेंट इनकम उसके ऑपरेशन का ही इनकम होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने जो हमारा प्लस आइटम है उसको प्लस किया, जितना माइनस आइटम है उसको भी ऐड किया। इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमको एक अमाउंट मिलता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। क्लियर है। अब हम लोग इसका अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट हुआ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल में चेंज के कारण भी कैश फ्लो पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम लोग पार्ट 2, इसीलिए हमने कहा था इसको लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। पार्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए मैंने यहाँ ये पार्ट 2 किया। तो वर्किंग कैपिटल में कैसे चेंज होता है, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, आपको याद होगा, नहीं याद होगा, मैं बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब है कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज में अगर कोई भी चेंजेज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तब भी वर्किंग कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा। करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसका भी प्रभाव वर्किंग कैपिटल पर पड़ेगा। क्लियर है। उसका भी प्रभाव वर्किंग कैपिटल पर पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लास्ट में डिप्रिसिएशन था, तो मैंने चर्चा की थी, पता नहीं आपने ये फोकस में था कि नहीं। उसी तरह यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट था,
तो ये भी फोकस में था कि नहीं, अभी मैं फोकस में ला दे रहा हूँ। हम लोग पार्ट थर्ड सेकंड की बात कर रहे हैं। पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। इसमें क्या मैंने अभी बात की, वर्किंग कैपिटल चेंज की। अब इसमें भी एडिशन करते हैं किसको, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर हमारे करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा। उसी तरह अगर हमारे करंट एसेट में इंक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब है कि कैश का आउटफ्लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, तो इसको माइनस करते हैं। क्लियर है, लॉजिक यही है। प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल आइटम हम अलग अलग करके दिखाते हैं। माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स हम अलग अलग करके दिखाते हैं। जितना यहाँ प्लस आइटम होगा प्लस करेंगे, जितना माइनस आइटम होगा उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। फिर इस प्लस आइटम में से इस माइनस आइटम को घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ जो अमाउंट आया था उसको इस अमाउंट के साथ जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, और कई आइटम है सबको जोड़ करके एक साथ यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमको मिलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इस अमाउंट में से इसको माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हुआ। अब इसमें से हम जो टैक्स पे करते हैं उसको माइनस करते हैं, माइनस इनकम टैक्स पेड, नेट रिफंड ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स पेड वही करेंगे जो रिफंड अगर हमको कुछ मिल गया है उसको घटाने के बाद जो नेट अमाउंट, तब हमको क्या मिलेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो एक अमाउंट आएगा, ये मिलेगा हमारा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले जो कैश का फ्लो है। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हमारा अगर दैट एक्सपेंस है तो वो माइनस हो जाएगा। हमारा अगर दैट इनकम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के संदर्भ में इनकम है तो प्लस हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर अगर नहीं है तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट किया था, यहाँ क्या किया था, एक्स्ट्रा आइटम को यहाँ प्लस किया था, और यहाँ मैं आपको माइनस करने के लिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। यहाँ जब नेट प्रॉफिट था तो इसको हम लोगों ने प्लस कर लिया था, उसमें ऑपरेशन के खर्च में नहीं लिया था। इसको हमको इसलिए नहीं लिया था कि हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के खर्च के रूप में हमको लेना है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ। उसी तरह यहाँ माइनस किया था जो इनकम है, इनकम शोन इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, तो इसको माइनस करते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो अमाउंट हमको मिलेगा, इसको मैं प्लस मान रहा हूँ, इसको भी प्लस मान रहा हूँ। इसमें से माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो एक यहाँ प्लस आइटम भी आ सकता है, माइनस आइटम भी आ सकता है। अगर प्लस आइटम है तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर माइनस आइटम है तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग बात करते हैं दैट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब ऑपरेशन के बाद इन्वेस्टमेंट, अगर बाहर की किसी कंपनी में, बाहर के किसी एसेट में जो बिजनेस का मुख्य काम नहीं है, उसमें अगर कुछ हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, या उसको बेचते हैं, उसका सेल करते हैं, या इंटरेस्ट उस पर अर्न करते हैं, रेंट वगैरह अर्न करते हैं, तो उसको हम लोग इसके अंतर्गत लेते हैं। लेकिन इसके लिए एक अपना लैंग्वेज है। अगर हम कोई टेंजिबल एसेट सेल करते हैं तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे, ये हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफ्लो होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, चूँकि ये कहाँ आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत, तो यहाँ उसको लिखेंगे। ये सब सेल करने से। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर बाहर से पैसा मिलता है तो ये भी हमारे लिए एक इनफ्लो है। ये सारे इनफ्लो हैं। रेंट इनकम, ये भी हमारे लिए, अभी मैंने बताया रियल एस्टेट के लिए रेंट इनकम है। रेंट इनकम रियल एस्टेट के लिए है, तो वो जाएगा ऑपरेटिंग में। लेकिन यहाँ हम मान रहे हैं कि ये जो कंपनी है एक नॉन फिनेंशियल कंपनी है। यहाँ भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के रिसीव्ड अगर नॉन फिनेंशियल कंपनी है तब भी आएगा। फिनेंशियल कंपनी है तो ये ऑपरेशन का इनकम हो जाएगा। परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो है। उसी तरह परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये भी एक आउटफ्लो है। परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट आप समझ रहे हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, नो हाउ। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज अगर करते हैं तो वो भी एक हमारे लिए आउटफ्लो है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंतर्गत। अब जितने प्लस आइटम है उसको ऐड कर देंगे, जितने माइनस आइटम है उनको ऐड कर देंगे। प्लस आइटम में से माइनस आइटम को घटाने के बाद एक अमाउंट यहाँ आएगा। इसमें भी हम प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स करते हैं। अगर प्रोसीड्स है मतलब पैसा हमारा आ रहा है तो इनफ्लो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पैसा हमारा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। खर्चा तो माइनस हो जाएगा, इनकम है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं आइटम में जो ऑपरेटिंग से संबंधित नहीं होकर के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से संबंधित होते हैं, तो उनको यहाँ हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद तब हमको इसमें से प्लस या माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है तो उसको क्या लिखते हैं हम, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर प्लस है तो हम यहाँ प्लस मान रहे हैं, अगर माइनस है तो इसको क्या मानेंगे, कैश, नेट कैश फ्रॉम, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ ये फिगर माइनस में होगा, माइनस में होगा। अब हम एक तीसरा जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ भी हम प्रोसीड्स, अगर जो हमारा इनफ्लो होता है उसको प्रोसीड्स लिखते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ मेन रूप से आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट और दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हमको याद रहना ज़रूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये सारे टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पहले भी सीखा है, 11th में भी कुछ सीखा है और कुछ 12th का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे तब सीखा है। तो वो चीज़ें याद रहनी यहाँ ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो मान कर चला जाता है कि पिछली कुछ चीज़ें आप जानते हैं। तो शेयर या डिबेंचर की इशू करने से जो पैसा मिलता है वो हमारे लिए इनफ्लो है। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म प्रोविडेंस, कोई और लंबी अवधि की बैरोइंग करने से जो पैसा मिलता है वो हमारे लिए इनफ्लो है। इंक्रीज और डिक्रीज इन
बैंक, ओडी एंड कैश क्रेडिट, ये हमारे लिए इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी हो सकता है। इंक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो है, और डिक्रीज होगा तो आउटफ्लो होगा, तो इसको माइनस फिगर में दिखाएंगे और इधर दिखाएंगे। तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, एक अमाउंट आएगा यहाँ इनर कॉलम में ही लिख लेंगे कैश, उसके बाद फाइनल डिविडेंड पेड, ये हमारे लिए एक आउटफ्लो है। ब्रैकेट में लिखेंगे, जितने भी आउटफ्लो होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, या माइनस आइटम होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इंटीम डिविडेंड पेड, इसको भी ब्रैकेट में आउटफ्लो है। इंटरेस्ट एंड डिबेंचर एंड लोन्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पेड, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। पेमेंट्स ऑफ लोन ब्रैकेट में लिखेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस, रिडेम्पशन का मतलब यहाँ है रिफंड, जब हम डिबेंचर्स का रिपेमेंट करते हैं उसको रिडेम्पशन कहते हैं, या प्रेफरेंस शेयर को भी हम का रिपेमेंट कर सकते हैं, या पेबैक कर सकते हैं, तो उसको हम लोग रिडेम्पशन कहते हैं। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ प्लस आइटम है, इनको प्लस कर लेंगे, माइनस आइटम है, इनको प्लस कर लेंगे। फिर ये प्लस आइटम में से माइनस आइटम को घटाने के बाद एक अमाउंट हमको हमारे पास आएगा, वो यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। अगर प्लस हम मान के चल रहे हैं तो प्लस है तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आइटम है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने 3 आइटम लिखा है मेनली, एक ये आइटम है, एक ये आइटम है, एक फाइनेंसिंग का आइटम है, एक इन्वेस्टिंग का आइटम है, और एक ऑपरेटिंग का आइटम है। ये 3 आइटम है, तीनों में से प्लस माइनस जो भी हो उसके हिसाब से नेट अमाउंट हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं डी, इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को करते हैं, फिर ये अमाउंट हमको मिल जाता है। फिर ई सीरियल नंबर में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का उसको लेते हैं, उसको भी निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस अलग अलग दिया हुआ है तो उसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं। अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ओपनिंग बैलेंस को प्लस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस हमको मिल जाता है। ये भी हमारे क्वेश्चन में ही जो प्रॉब्लम होता है या इलस्ट्रेशन होता है उसमें लिखा होता है। तो ये दोनों प्लस करने के बाद यही अमाउंट आना चाहिए बिल्कुल, तभी इसका मतलब है कि ये सही है। और ये सेल्फ प्रूव्ड या दैट इलस्ट्रेशन होगा कि आप समझ जाएंगे कि ये सही ऑटोमेटिकली बिल्कुल हुआ है, और ढंग से हमने इसको बनाया है। तो इस तरह ये कैश फ्लो का फॉर्मेट है। हम लोग एक क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे इस पर डिटेल। फिर इस पर कुछ अकाउंट्स वगैरह भी बनाने पड़ते हैं जो संबंधित हमारे दैट एसेट्स है या प्रोविजंस अकाउंट हैं उनके लिए, टैक्स के प्रोविज़न वगैरह के लिए, या दैट किसी एसेट डिप्रिसिएशन वगैरह का अगर प्रोविज़न करते हैं तो उसके लिए, तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।